सेकेंड यूनिट टॉपिक 1 है इसमें प्रोडक्शन फंक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। अब ये आपका पेज नंबर 73 पे है। ये यूनिट फर्स्ट यूनिट की कंपैरिजन में काफी छोटा है, 10 पेज का ये यूनिट है। उसमें से अगर अपने बात करें तो 50%, अगर आप ऑप्शन छोड़ना चाहते हो तो ये भी निकल जाएगा, राइट। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन के अंदर से इसमें पूरे मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट यूनिट इतना लंबा है कि वो आपसे पूरा होना मुश्किल है। देखें, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, मतलब मैं जितना इनपुट किसी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर यूज करता हूं उसके सामने मुझे आउटपुट कितना मिलता है, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को अपने क्या मानेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन मानेंगे। इनपुट के सामने आउटपुट कितना मिलेगा उसका प्रपोर्शन, ये तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन है। इन अदर वर्ड्स प्रोडक्शन फंक्शन इज मैथमेटिकल, अंडरलाइन करो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which indicates relationship, functional relationship between input and output। इनपुट एंड आउटपुट, जितना इनपुट उसके सामने आउटपुट कितना, वो फाइंड आउट करना। प्रोडक्शन फंक्शन इंडिकेट्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट विच कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द गिवन क्वांटिटी ऑफ वेरियस इनपुट। तुम्हारे पास इनपुट अवेलेबल है, लेकिन उससे मैक्सिमम कितना आउटपुट तुम प्रोड्यूस कर पाओगे, वो आ गया तुम्हारे लिए प्रोडक्शन फंक्शन में फाइंड आउट करना। यहाँ पे दो चीजें आपके पास फिक्स्ड है, एक तो इनपुट फिक्स है और दूसरा टेक्नोलॉजी फिक्स है, बराबर। और उसी की बेस के ऊपर आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव करना है। अब दिस इज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडरलाइन करो। लीस्ट कॉस्ट का मतलब क्या, लीस्ट कॉस्ट यानी यहाँ पे कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने ऐसे अपने ट्राई करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो प्रोडक्शन कंप्लीट करने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है, तो उसको कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करना जरूरी है। अब देखो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने सपोज करने हैं, एक लेबर और एक कैपिटल, बराबर। यहाँ पे हम कैपिटल को फिक्स मानेंगे और लेबर को वेरिएबल मानेंगे, और टेक्नोलॉजिकल कंडीशन पहले से ही हमको पता है कि वे फिक्स है, वो एज्यूम किया हुआ है। एजम्पशन क्या है कि टेक्नोलॉजिकल कंडीशन सेम रहेगी, राइट। और दूसरा क्या सेम रहेगा, क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, मतलब कि कैपिटल यहाँ पे सेम रहेगा। हम सिर्फ लेबर को चेंज करेंगे, लेबर के यूनिट को चेंज करेंगे और उससे आउटपुट में होने वाले चेंजेस को अपने मेजर करेंगे। ओके, ड्यू टू शॉर्ट रन क्वांटिटी ऑफ सम इनपुट्स सच एज कैपिटल रिमेन्स फिक्स एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर इज वेरिएबल, बराबर, अंडरलाइन करना ये। Thus, this means that there is change in proportion in which the factor are used. Such variation affect total production, average production and marginal production, यानी तीन जगह पे इफेक्ट आएगी। टोटल प्रोडक्शन चेंज होगा, एवरेज प्रोडक्शन भी चेंज होगा और मार्जिनल प्रोडक्शन भी चेंज होगा। अब यहाँ पे द स्टडी ऑफ एसआर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ, अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू साइड पे लिख देना, लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड लो ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब दूसरा आता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में यू कैन नॉट कीप एनी ऑफ द फैक्टर्स फिक्स्ड, किसी को भी तुम फिक्स नहीं रख सकते, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर सब कुछ वेरिएबल हो जाता है, बराबर। इसलिए देखो, के के ऊपर ऊपर डैश है, शॉर्ट रन में के ऊपर डैश है, लेकिन यहाँ पे वो डैश निकल गई है, मतलब आप इसको फिक्स नहीं रख पाओगे। इट इज द प्रोडक्शन फंक्शन वेयर द क्वांटिटीज ऑफ ऑल इनपुट्स ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो लॉन्ग रन में सब चीज वेरिएबल, तो एफ इज इक्वल टू एल के टी। तो यहाँ पे क्यू, सॉरी, क्यू इज इक्वल टू एफ एल के टी, यानी यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड करती है, लेबर वो भी वेरिएबल, कैपिटल वो भी वेरिएबल, और टेक्नोलॉजिकल कंडीशन वो गिवन है। नाउ सी, दिस मीन्स देर इज चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इसको क्या बोलेंगे, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन होता है ना, उसको स्केल ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड्स अपॉन रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या, जितना इनपुट डाला उसके सामने रिटर्न कितना आया, बराबर ना। अब देखो, रिटर्न टू स्केल में भी ऑफ थ्री टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर मैं इनपुट को 100% इंक्रीज करता हूं तो आउटपुट अगर 100% से ज्यादा बढ़ेगा तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न बोलेंगे। यानी चेंज इन इनपुट इज लेस देन चेंज इन आउटपुट, यानी चेंज इन आउटपुट ज्यादा होता है। समझे? चेंज इन आउटपुट ज्यादा होता है। 100% इनपुट इंक्रीज करूँ तो 110% आउटपुट अगर इंक्रीज हो तो ये एग्जाम्पल किसका होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न का हुआ। लेकिन डिक्रीजिंग रिटर्न में उल्टा, 100% इनपुट इंक्रीज कर रहा हूँ, इसके सामने आउटपुट मेरा 90% इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इनपुट ज्यादा है, चेंज इन इनपुट ज्यादा है और चेंज इन आउटपुट कम है। और लास्ट में आता है कांस्टेंट रिटर्न, मतलब जितना इनपुट डाला उतना ही आउटपुट भी अपने को मिलेगा, बराबर, यानी 100% के सामने 100%। समझ में आ गया ये? ओके। अब आगे, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अपने लगता है ये डायग्राम्स को देख के बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये काफी सिंपल टॉपिक है, बहुत ही, ये पूरा यूनिट एकदम इजी है। इसको इसीलिए मैंने लास्ट में स्टार्ट किया कि अभी तुमको एकदम स्टार्ट करूँ और इसके बाद में इसी को अभी याद करा दूं ने, तो तुमको वो दिन खाली फर्स्ट यूनिट पे फोकस करने का मिलेगा। कि फर्स्ट यूनिट आपने देखा है, क्योंकि एमसीक्यू भी अगर इसके अंदर देखो ने तो कितने निकलेंगे, बराबर। तो इसलिए तुम्हारा मेन सहारा यही है, इसमें कोई भी कोना छोड़ना नहीं है तुमको, ये यूनिट पूरा याद करके जाओ। ओके। मैं फिर भी इसमें ऑप्शन आपको दूंगा, बराबर, कि ये आप नहीं करोगे तो चलेगा, बड़े आंसर की बात करूं, पर याद तो पढ़ के जाना तो पड़ेगा, क्योंकि वो एमसीक्यू के अंदर तो पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अंडरलाइन करना, मॉडर्न वर्जन। दिस लॉ अज्यूम्स दैट ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल, और दूसरा एक फैक्टर हम क्या रखते हैं? फिक्स रखते हैं। तो इट फोकस इज ऑन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रादर देन लॉन्ग रन, यानी ये लॉन्ग रन के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये खाली शॉर्ट रन के बारे में बात कर रहा है। देखो अब आगे, एजम्पशन, एकदम सिंपल एजम्पशन। सबसे पहली बात, एक फैक्टर वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट रहेगा, पहला एजम्पशन ये। दूसरा, स्केल ऑफ ऑपरेशन हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। मतलब स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो तो वो लार्ज स्केल करेंगे, जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करते हो वो स्मॉल स्केल करेंगे। यानी प्रोडक्शन की कैपेसिटी आप नहीं इंक्रीज कर रहे हो, समझे? कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, उसको क्या बोलेंगे? स्केल ऑफ ऑपरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। फिर साइज एंड एफिशिएंसी ऑफ द फर्म रिमेन कांस्टेंट, यानी फर्म किसी भी तरह से टेक्नोलॉजिकली इंप्रूवमेंट नहीं करेगी, समझे? एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी सेम रहेगी, यानी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अगर समझो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हो तो लेबर इंटेंसिव रहेगी, कैपिटल इंटेंसिव यूज करते हो तो कैपिटल इंटेंसिव रहेगी। ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, मतलब हम लेबर को चेंज कर रहे हैं तो सारे लेबरर्स एक जैसे, होमोजीनियस यानी समान, एक सरका, उनकी एफिशिएंसी सेम रहती है। ऑल इनपुट्स आर नॉट यूज इन फिक्स प्रपोर्शन, और इनपुट को अपने एक जैसे नहीं यूज करते, बदलते रहते हैं। वेरिएबल प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ? बदलते रहते, प्रपोर्शन को उसके चेंज करते रहेंगे। अब स्टेटमेंट, अंडर द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इफ वी अप्लाई मोर एंड मोर डोज, डोज यानी क्वांटिटी, मोर एंड मोर डोज यानी क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर on given quantity of fixed factor, then marginal output initially increases, फिर वो मैक्सिमम बनता है और फाइनली डिमिनिशिंग, बराबर। मार्जिनल आउटपुट पहले बढ़ेगा, फिर एक मैक्सिमम लेवल पे आएगा, फिर वो डिमिनिश करना शुरू करेगा, मतलब पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, ये याद रखना। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है मैं बोर्ड पे समझाऊं वैसे ही एग्जैक्टली डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ऐसे ही आड़ा तेरा ड्रॉ नहीं कर देना है, बहुत टेक्निक से ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, बराबर। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। व्हेन वी कीप क्वांटिटी ऑफ लैंड एंड कैपिटल इज फिक्स बट वी इंक्रीज, क्या लिखा है? लैंड और कैपिटल की क्वांटिटी हमने सेम रखी है, लेकिन खाली लेबर को वेरिएबल फैक्टर बना, अंडरलाइन करना, लेबर खाली चेंज होता है। सेकेंड लाइन, सो एज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन अंडर द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो हमने सिर्फ लेबर को वेरिएबल, पहले जीरो लेबर था तो प्रोडक्शन भी जीरो, बराबर। अब लेबर 1 2 3 4 4 तक इंक्रीज हुआ, तो हर बार तुम देखो एमपी देखेंगे अपने, एमपी मेन एमपी है 8 9 10 और 9। पहले क्या हुआ?
इंक्रीज हुआ 8 9 10, उसके बाद में 9 से क्या किया, डिक्रीज करना शुरू किया। अब तुम इसी के साथ में ये देखो, तुम्हारा एवरेज प्रोडक्शन देखो, एबी, जो एवरेज प्रोडक्शन कहाँ है, 0। कैसे पता चला, देखो अब है ना, पहले तुम मार्जिनल प्रोडक्शन फाइंड आउट कर लो, पहले मार्जिनल प्रोडक्शन सब लिख देना है। अब उसके ऊपर से टीपी लिखेंगे अपने, टोटल प्रोडक्शन, कैसे, संचयी आवृत्ति, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने ढूंढते थे ना वैसा। पहला 0 है, 0 + 8 8 हो जाएगा, 8 + 9 17, 17 + 10 27, 27 + 9 करूंगा तो 36 आएगा, बराबर। और उसके बाद में फिर 36 + 7 करेंगे तो उसके बाद में 43 आएगा, फिर 43 + 5 करेंगे तो 48, 48 + 0 करेंगे तो भी 48, और 48 - 3 करेंगे तो 45, राइट। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, टोटल प्रोडक्शन बन गया। अब ये टोटल प्रोडक्शन को लेबर के साथ डिवाइड करते जाओ तो एपी मिल जाएगा, लेबर के साथ डिवाइड करते जाओ तो एपी मिलेगा। यानी मैं 8 को 1 से डिवाइड करूं तो 8 मुझे एपी मिल गया। फिर उसके बाद में 17 को मैं 2 के साथ में डिवाइड करूं तो 8.5 मिलेगा। फिर उसके बाद में 27 को 3 से डिवाइड करूं तो 9 मिल जाएगा। इस तरह से मुझे आगे कंप्लीट करना है, समझे पूरा। अब यहाँ 3 अलग अलग स्टेजेस है, वो आगे अपने सीखेंगे, पर पहले डायग्राम बराबर से समझ लो। देखो डायग्राम में पहले ने कम रेट के ऊपर इंक्रीज होता है, तो देखो थोड़ा फ्लैट जा रहा है, टीपी, टीपी की बात कर रहा हूँ, टीपी थोड़ा फ्लैट जा रहा है नीचे, बराबर। फिर एकदम फास्ट इंक्रीज हो रहा है, कब से, आई से एकदम फास्ट इंक्रीज होता है, देखो एकदम फास्ट इंक्रीज होता है टी तक, लेकिन टी के बाद में वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, बराबर ने। टी के ऊपर वो मैक्सिमम है और उसके बाद में वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। जहां ये टी मैक्सिमम है ना, वहां तुम देख लो एमपी 7th यूनिट नीचे लिखा है वहां पे, वो एमपी 0 हो जाता है। वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, इसका मतलब एमपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, 7th लिखा है वहां पे, जहां 7th लिखा है वहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बराबर ने। जहां कट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, वो 0 हो गया, यानी एमपी यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। लेकिन आप देख सकते हो कि ये वाला जो है ना एपी, वो एपी 4th यूनिट के ऊपर से डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, यानी एपी डिक्लाइन भी जल्दी करता है, बराबर। और देख लो, और वो कब 4th यूनिट के ऊपर है कि क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, 4th के ऊपर मैक्सिमम, उसके बाद में वो डिक्लाइन करना शुरू करेगा, राइट। तो हम यहाँ पे 3 बातों को ध्यान में रखेंगे, क्या, जहां पे टी लिखा है ना वहां 7th यूनिट नीचे आपको ड्रॉ करना है, और वहां पे एमपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो कट करेगा एक्स एक्सिस को। जो मैक्सिमम लेवल है ना वहीं पे उसको अपने ड्रॉ करेंगे, बराबर। और जहां पे एपी मैक्सिमम है, एपी मैक्सिमम है, एपी जहां देख रहे हो मैक्सिमम, वहां पे अपने 4th यूनिट अपने बताना है, बराबर। अब देखे आगे, ये स्टेजेस ऊपर लिखे हैं ना जो टेबल के बाजू में, वो अपने नीचे पैराग्राफ में पढ़ते हैं, देखो। द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ध्यान देना, टीपी इंक्रीजेस थ्रू आउट, टीपी तो इंक्रीज कर रहा है, टी तक इंक्रीज कर रहा है, इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट अप टू पॉइंट आई, एंड देयर आफ्टर एट डिक्रीजिंग रेट, आई एकदम फास्ट जा रहा है, लेकिन आई के बाद वापस थोड़ा धीमा हो जाता है, यानी डिक्रीजिंग रेट आ जाता है उसका 3rd यूनिट के बाद। एमपी ऑल्सो राइजेस एंड इट बिकम्स मैक्सिमम एट पॉइंट एम, एमपी सबसे ज्यादा कहाँ पे, एम पॉइंट के ऊपर दिख रहा है, एम पॉइंट डायग्राम में, वहां पे वो मैक्सिमम है। इट शोज दैट द लेवल ऑफ आउटपुट विच पॉइंट आई शोज आफ्टर पॉइंट एम, द एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग, एम के बाद में एमपी डिक्लाइन करना शुरू करेगा। ए बी इंक्रीज करना करता रहता है कंटिन्यूअसली, लेकिन 4th यूनिट के बाद में वो डिक्लाइन करना शुरू करेगा। आप ध्यान देना, पहला स्टेज कहां तक है, पहला स्टेज आई तक तुम्हारा पहला स्टेज है, जो आई लिखा है ना वहां तक तुम्हारा पहला स्टेज है। यहाँ पे एपी भी इंक्रीज हो रहा है, पर एमपी एपी से ज्यादा है, देखो ऊपर की तरफ है, ऊपर है ना, यानी ज्यादा है। एमपी इज ग्रेटर देन एपी एंड व्हेन एपी इज कांस्टेंट, यानी एपी का मैक्सिमम होता है, राइट। एमपी इज इक्वल टू एपी हो जाता है, जहां मैक्सिमम है वहां दोनों इक्वल होने चाहिए। जहां एपी दिख रहा है ना, ए जहां दिख रहा है ए, वहां दोनों इक्वल होने चाहिए, और जहां पे इक्वल होने वहां एमपी मैक्सिमम होना चाहिए। मार्जिन वो अभी ड्रॉ करूंगा ना बोर्ड पे तो आपको समझ में आएगा। वाई इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट्स, अब सवाल, ऐसा क्यों होता है,
ध्यान देना, ये दो रीजंस आपको पूछेंगे, बहुत सिंपल है रीजंस। पहले लिखा है इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स। तुम्हारे पास एक मशीन है, कम प्रोडक्शन पे तुम मशीन को डिवाइड नहीं कर सकते, मशीन का डेप्रिसिएशन वही लगेगा, मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट वही लगेगा, तुम चाहे कम प्रोड्यूस करो या ज्यादा, बराबर। तुमने अभी 1 लाख यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला मशीन लिया, लेकिन अभी तुम 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, 30,000 कर रहे हो, 40,000, यानी जब तक 1 लाख तक नहीं पहुंचोगे तब तक भी मशीन की जो फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम ज रहेगी, उसको तुम डिवाइड नहीं कर पाओगे, वो तो उतनी की उतनी ज रहेगी। इसलिए जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, उतना तुम्हारे लिए क्या होगा, उतना तुम्हारे लिए फायदा होगा। प्रोडक्शन 1 लाख तक जितना बढ़ेगा उतना तुम फायदे में हो, बराबर ना। इट मीन्स दैट वी कैन नॉट रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स बिलो सर्टेन लिमिट, हम रिड्यूस नहीं कर सकते। डिवीजन ऑफ वर्क इन स्पेशलाइजेशन, अब दूसरा फायदा होता है, काम है ना जितना ज्यादा करेंगे ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा सीखेंगे एक्सपर्ट बनेंगे अपने अपने कामों के अंदर, इसलिए वो स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, और स्पेशलिस्ट जब बन जाएंगे तो काम जल्दी होगा। इसलिए इसका फायदा अपने को यहाँ स्टेज 1 के अंदर मिलता है। दो चीजें, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, यानी फिक्स फैक्टर को एक सर्टेन लिमिट से तुम डिवाइड यानी कम नहीं कर सकते। दूसरा, स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा हो गया लोगों के बीच में, तो प्रोड्यूसर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन अप्लाई करेगा। अब स्टेज 2 देखें, टीपी, स्टेज 2 में भी कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, ये टी तक आएगा, आई से लेके टी तक, आई से लेके टी तक सेकंड स्टेज है, बराबर ने। यानी हम यहाँ पे बात करें तो 4th यूनिट से लेके 7th यूनिट तक। अब एपी फॉल्स कंटिन्यूअसली बट रिमेन्स पॉजिटिव, अभी भी एपी तो पॉजिटिव है, एवरेज प्रोडक्शन अभी भी पॉजिटिव है। एमपी फॉल्स कंटिन्यूअसली, और ये स्टेज जब खत्म होगा ना तब एमपी जीरो हो जाएगी। कहाँ पे, 7th यूनिट पे वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एट स्टेज 2 व्हेन एपी इज फॉलिंग, एपी ग्रेटर है, यहाँ पे एपी देखो बढ़ जाता है, ऊपर आप डायग्राम में देख सकते हो, ए के बाद एपी ऊपर है और एमपी उसके नीचे है, ए के बाद एपी ऊपर है और एमपी उसके नीचे है, मतलब एपी ज्यादा है और एमपी कम है। अब सवाल, व्हाई डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स, तो देखो, डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रपोर्शन। अब क्या हुआ कि फैक्टर्स है बियॉन्ड कैपेसिटी काम कर रहे हैं, तुमने जितने लोगों को एम्प्लॉय किया है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो मेन प्रपोर्शन बेस्ट प्रपोर्शन है उसको तुम डिस्टर्ब करते जा रहे हो। यहाँ पे ऑप्टिमम कंडीशन से ज्यादा काम किया जा रहा है, तो इसका मतलब रिटर्न जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। एडिशनल मैन को लाने से रिटर्न मिलेगा। आप मशीन के ऊपर 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो तो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो। अब अगर तुम्हारे पास 1,20,000 का ऑर्डर है, तो तुम ऐसा थोड़ा बोलोगे कि जो बाकी का है वो लेबर प्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि देखो दूसरा रीजन वही है, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन बिटवीन फैक्टर। यानी 1 लाख यूनिट का ऑर्डर था तब तक बराबर था क्योंकि मशीन की कैपेसिटी उतनी थी। अब जब 1,20,000 का ऑर्डर आया तो तुम ये नहीं मान सकते कि हम मशीन की जगह पे लेबर को यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, क्योंकि मशीन का काम मशीन करेगा और लेबर अपना काम कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर पाओगे, इसकी जगह पे लेबर को यूज नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए यहाँ पे काम बिगड़ता है और काम जैसा चाहिए वैसा होता नहीं है, इसलिए यहाँ से डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाता है। समझे, दो चीजें, पहले ऑप्टिमम प्रपोर्शन को तुमने डिस्टर्ब कर दिया, यानी एक लेवल से बियॉन्ड आप काम नहीं करवा सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने उसको काम निकलवाया लोगों के पास से और मशीन के पास से। और दूसरा, मशीन की जगह पे तुमने वेरिएबल फैक्टर को यूज करना शुरू किया, पर वो सब्सटीट्यूट नहीं कर पाएंगे जैसा चाहे वैसा, इसलिए काम यहाँ पे जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा हमको। अब स्टेज 3, stage of negative returns. In stage 3, the TP falls continuously. The AP also falls continuously. The MP is also falling but negative. MP भी कम होती है लेकिन नेगेटिव है अभी। द थर्ड स्टेज कॉल्ड नेगेटिव रिटर्न्स, ये ऐसा स्टेज है ना कि जहाँ पे कोई प्रोड्यूसर जाना नहीं चाहेगा। सेकेंड स्टेज ऑपरेटिव स्टेज है, चलेगा, एक बार MP जीरो हो जाए ना वहां तक चलेगा, लेकिन नेगेटिव हो जाए ना वो नहीं चाहिए। देखो, व्हाई नेगेटिव रिटर्न्स ऑपरेट इन दिस स्टेज, द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज टू मच, यानी भीड़ बढ़ती जाएगी। तुम टेक्नोलॉजी को सेम रखते हो, कैपिटल को सेम रखते हो, बराबर, मतलब मशीन तो सेम ज रहेगा, लेकिन भीड़ बढ़ाते जा रहे हो तुम ज्यादा काम आ रहा है तो लोगों को लाते जा रहे हो, पर ये लोग काम नहीं कर पा रहे, कारण मशीन नहीं उनके पास जो काम करने के लिए मशीन की जरूरत पड़ेगी वो। टू मच एज कम्पेयर टू क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर लिखा है ने, फिक्स फैक्टर यानी कैपिटल के सामने लेबरर्स बहुत ज्यादा है, 5 की जगह 7 लोग काम कर रहे हैं,
सो द वेरिएबल फैक्टर्स डिस्टर्ब ईच अदर, इसलिए काम करेंगे नहीं, खराब करेंगे उल्टा। एज ए रिजल्ट टीपी फॉल्स। स्टेज 3 इरेशनल स्टेज है, स्टेज 3 इरेशनल स्टेज है क्योंकि यहाँ पे टीपी भी फॉल हो रही है, टोटल प्रोडक्शन भी फॉल हो रहा है। स्टेज 1 इरेशनल है क्योंकि यहाँ पे आगे बढ़ा जा सकता है, अभी भी टीपी इंक्रीज हो रहा है। पर स्टेज 2 जो है ना वो कंप्लीटली रेशनल है, याद रखो स्टेज 2, ये एमसीक्यू है। स्टेज 2 कंप्लीटली रैशनल है क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम प्रोडक्शन यानी टीपी के मैक्सिमम लेवल टी तक पहुंच सकते हो, बराबर है। भले एमपी रिड्यूस हो रहा है, भले एपी रिड्यूस हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारा टीपी जब तक बढ़ता हो ना तब तक तुम वहां तक आगे बढ़ सकते हो। इसलिए हम सेकंड स्टेज के ऊपर प्रोडक्शन को करेंगे और सेकंड स्टेज के ऊपर प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेंगे। अब सिग्निफिकेंस एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। अर्लियर अप टू मार्शल it was thought that three laws of production, namely diminishing, constant and increasing returns, were quite distinct and separate. तीनों को अलग अलग समझा गया था, लेकिन it was believed that, यहाँ पे तीनों को एक डायग्राम में ला दिया। देखो पहले कौन सा रिटर्न है, इंक्रीजिंग रिटर्न है, पहले में आई तक इंक्रीजिंग रिटर्न है, फिर आई से लेके टी तक डिमिनिशिंग रिटर्न है, बराबर ने, और उसके बाद में डिक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट तो यहाँ पे आता ही नहीं है। इट वाज believe that the law of diminishing returns was applicable to agriculture, सिर्फ अंडरलाइन करना ये, applicable to agriculture, and the laws of constant and increasing returns were applicable to industry, ये पूरा अंडरलाइन करना। कांस्टेंट और इंक्रीजिंग इंडस्ट्री में आता है और डिमिनिशिंग एग्रीकल्चर में आता है। बट नाउ इट इज बिलीव दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर एज वेल एज टू इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में भी है और साथ में इंडस्ट्री में भी, दोनों में। ओके अब दूसरा टॉपिक आता है आइसोकॉन। आइसो यानी सेम, क्वांट यानी क्वांटिटी, प्रोडक्शन ऑफ सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी, बराबर, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या, अगर मैं दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा हूं तो अगर मैं एक चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करता हूं तो मुझे दूसरी चीज का प्रोडक्शन कम कर देना पड़ेगा, और अगर दूसरी चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करता हूं तो पहली चीज का मुझे प्रोडक्शन कम कर देना पड़ेगा। तो मुझे टेक्नोलॉजिकली किसी चीज को सब्सटीट्यूट मतलब उसकी जगह दूसरी चीज को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो उसको एमआरटीएस बोला जाता है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आप कितनी चीजें प्रोड्यूस करने के लिए रेडी रहते हो ना, ये एमआरटीएस समझाता है। और दूसरा आता है इसके बाद में इक्वल प्रोडक्ट कर्व, ईपीसी, इक्वल प्रोडक्ट कर्व। ईपीसी हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, बराबर, ये देखेंगे अपने। इक्वल प्रोडक्ट मैप एंड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। देखो पहले मीनिंग ऑफ आइसोकॉन, आईक्यू यानी आइसोकॉन, जिसको अपने ईपीसी बोलते हैं, इक्वल प्रोडक्ट कर्व, वही है। इज अ लोकस, लोकस यानी सेट ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर्स, यानी दो अलग अलग इनपुट, विच प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यानी आपके पास कैपिटल है और आपके पास लेबर है, कैपिटल को यूज करेंगे और लेबर को यूज करेंगे तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होगा, राइट। तो कितना प्रोडक्शन अलग अलग कर सकते हैं, जैसे मैंने 4 यूनिट कैपिटल के यूज किए, 2 यूनिट लेबर के यूज किए, या 2 यूनिट कैपिटल के यूज किए, 4 यूनिट मैंने लेबर के यूज किए। इस तरह से अगर मैं कॉम्बिनेशन को चेंज करूंगा तो आउटपुट कितना मिलेगा। पर यहाँ पे इक्वल प्रोडक्ट कर्व लिखा है, इक्वल प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्शन सेम होना चाहिए। तो ईपीसी के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करो, तुम्हारा प्रोडक्शन लेवल सेम रहेगा, प्रोडक्शन लेवल बदलेगा नहीं। इन डिफरेंस कर्व में क्या करते थे, इन डिफरेंस कर्व में अपने ये देखते थे कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता है कंज्यूमर का। कंज्यूमर चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करे दो अलग अलग गुड्स के, उसमें से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा, ये इन डिफरेंस कब आता है। यहाँ पे ईपीसी में क्या आता है, प्रोडक्शन सेम रहेगा। ओके आगे देखो। अब हाउ टू ड्रॉ आईक्यू, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अपने, यहाँ पे सपोज करेंगे, अंडरलाइन करो, लेबर और कैपिटल को, जो फॉर्म यूज करती है टू प्रोड्यूस गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। इट इज पॉसिबल टू सब्सटीट्यूट वन फैक्टर फॉर द अनदर टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, मतलब मैं कैपिटल की जगह पे लेबर को और लेबर की जगह पे कैपिटल को यूज कर सकता हूँ लिमिटेड एक्सटेंट में। द टेक्निकल कंडीशंस आर गिवन एंड कांस्टेंट, जो टेक्निकल कंडीशन है वो सेम रहती है, बदलती नहीं है, और आपको पहले से पता है। अब समझो कि फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहती है, 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहती है। तो देखो ध्यान देना,
एक यूनिट आप लेबर का और 12 यूनिट आप कैपिटल का यूज कर रहे हो। फिर उसके बाद में 2 यूनिट लेबर के, मतलब मैंने 1 यूनिट लेबर का बढ़ाया, तो मैं कितना सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ देखो। 12 के सामने मैंने 8 कर दिया, मतलब मैंने 4 के सामने 1 यूनिट बढ़ाया, तो 4:1 का रेशियो हुआ। बराबर। उसके बाद में कम कर रहा हूँ देखो, 2 से मैं 3 कर रहा हूँ, लेकिन 8 से मैं 5 कर रहा हूँ, तो पहले मैंने 4 कम किए, अब मैं कितना कम करने के लिए रेडी हूँ, 3। तो हर बार मैं ये जो कम करने के लिए रेडी होता हूँ ना, वो रेडीनेस मेरी कम होती जाएगी। तो पहले 4:1 है, दूसरा 3:1 है, उसके बाद में 2:1 है, और उसके बाद में 1:1 है। समझे? हर बार कम करते जाना है। और इस तरह से तुम्हारा डायग्राम बनेगा, जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ABCDE लिखा है ना, वो वैसा हर बार डिक्रीजिंग होना चाहिए। और अगर तुम 3 अलग अलग इस तरह से कहो, जो बाजू में लिखा है वो ड्रॉ करो, उसको मैप ऑफ ईपीसी बोला जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? मैप ऑफ ईपीसी बोलेंगे। नीचे लिखा हुआ है आइसोकॉन्ट मैप, डायग्राम 2, राइट। इफ यू प्लॉट दिस कॉम्बिनेशन ऑन अ डायग्राम, और उसको एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे, तो हमको मिलेगा आइसोकॉन कर्व। ये आइसोकॉन कर्व, या तो प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व जिसको बोला जाता है, एंड इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अंडरलाइन करो ये कॉम्बिनेशन 2 फैक्टर्स का प्रोवाइड करते हैं, 2 फैक्टर्स को अंडरलाइन करो, विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ टोटल आउटपुट, जिसका आउटपुट लेवल सेम रहेगा। यानी मतलब आप कोई भी कॉम्बिनेशन इस कर्व के ऊपर से सिलेक्ट करो, ए सिलेक्ट करो, बी सिलेक्ट करो, सी करो, डी करो या ई करो, सब पे आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो प्रोडक्शन लेवल चेंज नहीं होगा। अब आइसोकॉन मैप, इट इज अ सेट ऑफ नंबर ऑफ आइसोकॉन, सेट ऑफ, अंडरलाइन करो, सेट ऑफ नंबर ऑफ आइसोकॉन प्रोवाइडिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अलग अलग आउटपुट के लेवल्स इससे प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब आपके पास अलग, देखो, अगर आपको 20 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं ऊपर वाले डायग्राम में, 20 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, तो नीचे वाले ईपीसी पे रहेंगे। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, 40 यूनिट करना चाहते हो, तो आपको ऊपर वाले कर्व के ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो 60 वाले कर्व के ऊपर आप जाओगे। तो हर बार जब भी प्रोडक्शन इंक्रीज करना हो, तो हम ऊपर वाले ईपीसी के ऊपर जाएंगे, राइट। अब एमपी एमआरटीएस देखें। Marginal rate of technical substitution is the number of units of factor y which can be replaced by 1 unit of factor x। 1 यूनिट अगर मैं x का बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं y का कितना छोड़ देना चाहता हूं, यानी कितना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूं। अंडरलाइन करना ये पूरा, ये आएगा आपको एग्जाम में एमसीक्यू में। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फैक्टर y which can be replaced by 1 unit of factor x for the same output, लेकिन आउटपुट सेम रहेगा, याद रखना। MRTS इज द रेट एट विच 1 फैक्टर यानी x उसको सब्सटीट्यूट करेंगे दूसरे फैक्टर से। तो यहाँ पे आप MRTS से क्या ढूंढ पाओगे? तो नीचे लिखा हुआ है स्लोप ऑफ आईक्यू, याद रखना, ये भी एमसीक्यू में आएगा। स्लोप ऑफ आइसोकॉन किससे पता चलता है? MRTS से। अगर MRTS इंक्रीजिंग होता ना, तो स्लोप अलग होता, ये डिक्रीजिंग है, इसलिए तुम्हारा स्लोप जैसा ऊपर लिखा है ना, ड्रॉ किया है, ऐसा इस तरह से आता है। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बोलेंगे ये वाला। For example, in the given diagram between points A and B, 4 units of y can be replaced by 1 unit of x. So MRTS is 4:1. Now, when we employ more units of one factor, variable factor, यानी सिर्फ एक फैक्टर बढ़ा रहा हूं मैं x का, तो मुझे कितना प्रोडक्शन सेम रखने के लिए कितना MRTS करना पड़ेगा? तो ये हमेशा डिमिनिशिंग होता है, क्योंकि पहले 4:1 है, दूसरे में 3:1 है, उसके बाद में 2:1 है, और लास्ट में 1:1 है। इसका मतलब हर बार वो डिक्रीज हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? MRTS को डिमिनिशिंग बोलेंगे, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी डिमिनिश होगी, और MRTS इसलिए डिमिनिश होता है। अब डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ आइसोकोन। आइसोकोन के फीचर्स बिल्कुल सिंपल है, एग्जैक्टली सेम जैसे इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स थे। दोनों क्वेश्चन को साथ में याद करने का, और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों यूनिट में, वो पहले यूनिट में या सेकंड यूनिट में। बराबर, दोनों को साथ में याद करोगे तुरंत याद हो जाएंगे, एकदम इजी है ये। बराबर। आगे देखो, आइसोकोन कौन स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी नेगेटिवली स्लोपिंग है।
बराबर, एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, इसलिए नेगेटिवली स्लोपिंग है। अब देखिए, वी नो दैट ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर्स ऑन द सेम आईक्यू मस्ट प्रोवाइड, अंडरलाइन करो, सेम लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट सेम रहना चाहिए, तो अगर सेम लेवल ऑफ आउटपुट अगर रखना है, तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं फैक्टर की, तो मुझे दूसरी क्वांटिटी फैक्टर की क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। इसीलिए ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब डाउनवर्ड स्लोपिंग अपने आईक्यू रखे तो। अगर अपवर्ड स्लोपिंग होगा तो दोनों इंक्रीज होगा, अपवर्ड राइजिंग होगा तो दोनों इंक्रीज होगा। अब अनदर अप्रोच समझो कि सपोज आईक्यू इज नॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने देखा कि आपको तीन अलग अलग डायग्राम बताए गए, बराबर। उसमें से जो पहला डायग्राम है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। आप इसमें देख सकते हो ए और बी दो अलग अलग आउटपुट लेवल है, ए और बी, लेकिन दोनों में आप देख सकते हो कि फैक्टर्स दोनों बड़े, ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो ज्यादा आउटपुट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको सेम आउटपुट रखना है, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है पहले वाले डायग्राम में। दूसरे वाले में भी सेम ऐसा ही है, पर थोड़ा अलग से। इसमें एक फैक्टर को तुमने फिक्स रखा, एक फैक्टर चेंज नहीं किया, मतलब कौन सा, कैपिटल तुमने चेंज नहीं किया। बीच वाले डायग्राम में कैपिटल सेम रखा, लेकिन तुमने लेबर को बढ़ाया। एक बढ़ेगा दूसरा सेम रहेगा तो भी आउटपुट इंक्रीज होगा, तो मतलब ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन सा वाला हो सकता है, ये तीसरा वाला, कि जिसके अंदर आप देख सकते हो कि अगर मैं एक फैक्टर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मैं दूसरे फैक्टर को डिक्रीज कर रहा हूँ। तो अगर डिक्रीज करूंगा तो ही मेरा सेम लेवल ऑफ आउटपुट मेरे से पॉसिबल होगा। क्लियर? हम्म। अब ये ऊपर डायग्राम क्यों है नहीं, वो समझ से पड़े हैं। कॉर्नर वाला डायग्राम नहीं काम का, उसको कैंसिल कर दो। नाउ आई क्यू इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। देखो, अब डाउनवर्ड स्लोपिंग तो हमने प्रूव कर लिया कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होना है, बराबर। अब जब मैंने इंडिफरेंस कर्व समझाया था तो मैंने तुमको है ने गैप दिखा के समझाया था कि ये गैप कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है, बराबर ने। आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे आई क्यू इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन लिखा है, यानी कॉन्केव अपवर्ड। आईक्यू इज कॉन्वेक्स, अंडरलाइन करना, ये एमसीक्यू है ये। दिस फीचर ऑफ आईक्यू इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अंडरलाइन करो ये भी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, एमआरटीएस। उसमें क्या आता था, मार्जिनल रेट ऑफ खाली सब्सटीट्यूशन आता था उसमें। एमआरएस, इन डिफरेंस कर्व में खाली एमआरएस आता था, इसमें एमआरटीएस है। टी यानी टेक्निकल, वहां पे टेक्नोलॉजिकल नहीं, वहां गुड्स अपने सब्सटीट्यूट करते थे, इसलिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, when we employ more and more unit of one factor, the MRTS is diminishing. This is done to the operation this is due to, sorry, operation of law of diminishing marginal returns, इसलिए IQ is convex to origin, दो बार आ चुका है ये। Now suppose IQ is not convex to origin, तो आप देख सकते हो अगर IQ कॉन्वेक्स नहीं हुआ तो देखो A और B के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो, इस तरह का डिस्टेंस, बराबर। वो अगर मैं सेम रखना चाहता हूं, वो अगर डिस्टेंस में सेम रखना चाहता हूं तो देख सकते हो वर्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। वर्टिकल डिस्टेंस पहले थोड़ा सा ही था, बराबर ने। और इसके बाद में बी से सी की तरफ अगर सीधा ऊपर से नीचे आओ तो देखो डिस्टेंस बढ़ा, फिर सी से डी की तरफ भी डिस्टेंस बढ़ता है, तो ये इंक्रीजिंग एमआरटीएस बता रहा है। अपने के साथ ये एमआरटीएस डिमिनिशिंग चाहिए, तो मतलब ये जो कॉन्केव टू ओरिजिन वाला है, यानी ये जो पहला डायग्राम तुमने देखा, ये डायग्राम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है ना वो बढ़ रहा है। वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ना नहीं चाहिए, वो डिक्रीज होना चाहिए। इसी तरह से दूसरे बाजू वाले डायग्राम में देखो, इसमें तुम्हारा वर्टिकल डिस्टेंस सेम रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। अपने चाहिए क्या, डिमिनिश होना चाहिए। यहाँ पे क्या रहता है, ये सेम रहता है, तो अगर सेम रहेगा तो भी हम प्रूव नहीं कर पाएंगे कि रिटर्न डिमिनिशिंग है, बराबर। इसलिए हम यहाँ पे ये डायग्राम को भी कैंसिल करते हैं। तो अब बचा कौन सा, खाली एक डायग्राम बचा डिमिनिशिंग रिटर्न के लिए, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि जब भी ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम कैसा आएगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन आएगा। अब थर्ड वाला चेक करें, टू आइसोकॉन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो आइसोकॉन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो सेम पॉसिबिलिटी। देखो ध्यान देना, हमने आगे क्या देखा स्टार्टिंग में,
कि 20 से अगर 40 करना हो प्रोडक्शन तो मुझे ऊपर वाले आइसोकॉन पे जाना पड़े, 40 से अगर 60 करना हो तो और ऊपर वाले आइसोकॉन पे जाना पड़े। तो साबित ये होता है कि जितना ऊपर आइसोकॉन पे जाएंगे उतना प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अब ये वाले डायग्राम में आप चेक करो, इसमें देखो, अगर मैं 20 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो नीचे वाले आइसोकॉन पे आऊंगा, मतलब मैं सी पॉइंट के ऊपर वो प्रोडक्शन कर सकता हूं, बराबर। लेकिन अगर मैं 40 प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मुझे ए के ऊपर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, राइट। पर एक दूसरा रूल ये है कि सेम आइसोकॉन के ऊपर सब कॉम्बिनेशन में सेम प्रोडक्शन होता है, यानी ए और बी के ऊपर होने वाला प्रोडक्शन सेम है, सी और बी के ऊपर होने वाला प्रोडक्शन भी सेम है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ए और सी भी सेम हो गए। लेकिन अभी साबित किया कि ए के ऊपर तो 40 प्रोड्यूस होता है और सी के ऊपर 20 प्रोड्यूस होता है, मतलब ये हमारा जो ट्रूथ है ना वो रॉन्ग साबित हो जाता है, इसलिए दो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या किया, 20 प्रोड्यूस करना हो तो आपको सी पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, 40 प्रोड्यूस करना हो तो आपको ए पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन सेम आइसोकॉन के ऊपर प्रोडक्शन सेम रहता है, तो ए और बी सेम प्रोडक्शन, सी और बी सेम प्रोडक्शन, तो इसका मतलब ए और सी भी सेम हो गए, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम दो आइसोकॉन को एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करवाएंगे, राइट। नाउ हायर द आइसोकॉन हायर विल बी द लेवल ऑफ आउटपुट। जितना ज्यादा आइसोकॉन ऊपर जाएगा उतना ज्यादा आउटपुट होगा। यानी आप 20 यूनिट आगे जैसे देखा, फर्स्ट डायग्राम देखो, पेज नंबर 76 के ऊपर जो सेकंड डायग्राम है वो देखो, उसमें आपने देखा 20 यूनिट प्रोड्यूस करना हो तो आप नीचे वाले आइसोकॉन के ऊपर जाओगे, 40 यूनिट प्रोड्यूस करना हो तो ऊपर, और 60 के लिए तीसरे के ऊपर। कारण कि जितना ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा कॉम्बिनेशन अपने यूज करेंगे। तो आइसोकॉन, ये जो डायग्राम है ना पीछे वाला देखो, ये अपने जो कैंसिल किया ऊपर, वो इसके लिए है। देखो 3 कर्व्स है ना, ये फोर्थ पॉइंट के लिए डायग्राम है, पीछे जो डायग्राम मैंने कैंसिल बोला ना वो। हायर आईक्यू कैन प्रोड्यूस हायर लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि हायर आईक्यू के ऊपर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा होंगे, तो ज्यादा प्रोडक्शन के फैक्टर्स आपके लिए ज्यादा प्रोडक्शन करके दिखाएंगे भी ऐसा। अब ये पॉइंट देखें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आइसोकॉस्ट लाइन, इसको आउटले लाइन बोलेंगे, प्रोड्यूसर की बजट लाइन। देखो कंज्यूमर की बजट लाइन भी अपने देखी थी इंडिफरेंस कर्व में, ये किसकी बजट लाइन है, प्रोड्यूसर की बजट लाइन है। मीनिंग आइसोकॉस्ट लाइन फैक्टर प्राइस लाइन, the isocost line is defined as the locus of, underline करो, various combination of two factors which a firm can, underline करना बहुत इंपॉर्टेंट है, buy with a constant outlay। प्रोडक्शन सेम पर कॉम्बिनेशन अलग अलग, प्रोडक्शन सेम लेकिन कॉम्बिनेशन अलग अलग। द आइसोकॉस्ट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन और आउटले लाइन, आउटले यानी प्रोडक्शन लाइन। टोटल प्रोडक्शन कितने का होगा वो, जैसे कि समझो कि फर्म के पास 1000 रुपये है दो फैक्टर्स के ऊपर खर्च करने के लिए। अगर लेबर की प्राइस 20 रुपये हो और मशीन 10 रुपये पर मशीन आ रहो, तो हम 1000 रुपये में से कितना खर्चा कर पाएंगे, ध्यान दो। 1000 को तुम पहले 20 से डिवाइड करो तो तुम 50 लेबर को ला पाओगे, और 1000 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 100 मशीन आवर की जरूरत पड़ेगी। समझे एक्सट्रीम लेवल, क्या बता रहा हूँ, 1000 को मैं पहले 20 रुपये से डिवाइड करता हूँ लेबर प्राइस से, तो 1000 को मैं अगर 20 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा, 50। देखो सामने के डायग्राम में नीचे लिखा है 1000 डिवाइडेड बाई 20, बराबर ने, और 1000 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे अपने तो कितना मिलेगा अपने को, 100 मिलेगा। ये 100 तुम्हारे एक्सट्रीम और 50 तुम्हारे एक्सट्रीम लेवल है। याद रखना कि 50 लेबर आवर्स अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मैं कैपिटल यूज नहीं करूंगा, और अगर मैं 100 कैपिटल यूज कर रहा हूं तो मैं लेबर यूज नहीं करूंगा, बराबर। बाय ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स हमको क्या मिलेगा, आइसो कॉस्ट लाइन मिलेगी। इफ एंटायर आउटले स्पेंट ऑन द लेबर, तो हम 50 यूनिट लेबर के खरीद पाएंगे, और अगर एंटायर आउटले यानी सारा एक्सपेंडिचर हमने खाली कैपिटल पे कर दिया तो हम 100 घंटे की कैपिटल को यूज कर पाएंगे। ए बी लाइन पासिस थ्रू ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच द फर्म कैन बाय विद आउटले ऑफ 1000, यानी इस लाइन के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करो ने, तुम्हारा 1000 रुपीज का टारगेट पूरा होता है।
अगर लाइन के ऊपर चले जाते हो तो इसका मतलब तुम 1000 रुपीज से ज्यादा खर्चा करने के लिए रेडी हो, जो तुम्हारे पास है नहीं। इसी तरह से अगर 1000 से नीचे चले आते अपने ट्राइंगल के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पैसे की बचत हो रही है, वो भी कॉम्बिनेशन हमारे काम का नहीं है। अब लास्ट पॉइंट आता है इसका, एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये फैक्टर मार्केट इक्विलिब्रियम है। पहले आपने क्या देखा था, पहले फैक्टर मार्केट ने कंज्यूमर मार्केट इक्विलिब्रियम देखा था। अब ये फैक्टर मार्केट प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम था, सॉरी वो प्रोडक्ट मार्केट इन डिफरेंस का प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम बताता है। और ये आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट का क्या बता रहा है आपको, प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम बता रहा है सॉरी, फैक्टर मार्केट इक्विलिब्रियम बता रहा है। देखिए आगे, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही अर्न्स, अंडरलाइन करो, मैक्सिमम प्रॉफिट जब कमाएगा तब, और वो भी लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके। अब लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, इट इज दैट फैक्टर कॉम्बिनेशन विच प्रोवाइड्स, अंडरलाइन करो, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट एट लोएस्ट कॉस्ट। जितना आउटपुट हमको प्रोड्यूस करना है वो मिलेगा, लेकिन कम से कम खर्चे के ऊपर मिलेगा। मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम कॉस्ट, maximum output with minimum cost. We know that that is possible to produce. It is possible to produce a particular level of output by alternative combination of two factors. But a producer will select that combination at which उसकी cost सबसे कम होगी. These combination are known as least cost combination और producers equilibrium combination. अब देखो, यहाँ पे आपके लिए दो कंडीशन है, एग्जैक्टली वही कंडीशन जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में थी। पहले टेंजेंसी, देखो पहले टेंजेंसी इन डिफरेंस कर्व में भी ये था, इसमें भी टेंजेंसी है। मतलब आइसो कॉस लाइन आईक्यू लाइन के टेंजेंट होनी चाहिए, और स्लोप ऑफ आईक्यू इज इक्वल टू, यानी वही हुआ ये। और आइसोकॉन मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, दो चीजें हैं, पहले टेंजेंसी है कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है, आइसोकॉन मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब W अपॉन आर जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या, जो वेज रेट है ना, वो वेज रेट सेम होने चाहिए, यानी मतलब W अपॉन आर होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ क्या होता है ये। अब एक्सप्लेनेशन इन डायग्राम, लेट अस एक्सप्लेन दिस कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। देखिए दो आइसोकॉन्ट है, IQ1 और IQ2, 30 एंड 50। अब इसमें ई जो है ना वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, वहां पे टच कर रहा है खाली। देखो मैंने उस टाइम पे भी बोला था कट नहीं करना चाहिए, खाली वहां से टच करना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे सी और डी तुम्हारे ए बी लाइन से बाहर है, सेम कर्व के ऊपर है लेकिन दोनों ए बी लाइन से बाहर है, इसलिए वो तुम्हारे आउटले यानी एक्सपेंडिचर के दायरे में नहीं आते, इसलिए तुम सी और डी पॉइंट को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन ई पॉइंट एग्जैक्टली ए बी के ऊपर भी है, प्लस वो टेंजेंसी की कंडीशन को भी कंप्लीट करता है, दोनों के स्लोप इक्वल हो जाते हैं बराबर। इसीलिए यहाँ पे अपने क्या मानेंगे, इसको इंटरेस्ट रेट जो है ना उसको आर से हमने डिफाइन करना है, और वेज रेट को अपने डब्ल्यू से डिफाइन करना है। तो डब्ल्यू अपॉन आर जो है ना वो एग्जैक्टली तुम्हारा स्लोप सेम हो जाना चाहिए, तभी दोनों का स्लोप सेम कब होगा, जहां पे सेंटर पॉइंट मिलेगा वहां पे, यानी ई पॉइंट के ऊपर। इसीलिए ई पॉइंट को अपने क्या बोलेंगे, ई पॉइंट को लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बोलेंगे, या तो इसको अपने इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोलेंगे। ओके, बोर्ड पे सब डायग्राम्स देखे।